उस अंधेर में महक अंबिका का हाथ पकड़ बस आगे बढ़े जा रही थी। रात होने की वजह से उसे न ईस्ट का पता चल रहा था और न ही वेस्ट का। कुछ आगे चलने पर महक को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब महक ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन महक ने अंबिका को सेफ करते हुए उसे अपने से आगे चलने को कहा, लेकिन उसने उसका हाथ अभी भी नहीं छोड़ा, जिससे अगर पीछे से हमला हो तो उससे अंबिका बच जाए। महक अंबिका की सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रही थी। इस तरह दोनों चलने लगी, लेकिन बीच बीच में महक अपने चारों तरफ नजर भी रखे हुए थी कि कहीं उन पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। इसी तरह चलते हुए उन्हें 2 घंटे बीत चुके थे। तभी अंबिका ने महक की कहा, महक क्या हम कुछ देर यहाँ रुक कर आराम करें, मैं अब थक गई हूँ। अंबिका की इस बात पर महक ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो जैसे भी हो बस चुपचाप चलती रहो। महक ने ये सब इतना आहिस्ते से कहा कि उसे उन दोनों के अलावा कोई तीसरा न सुन सके। महक की बात पर अंबिका ने बस हूँ कहा और दोनों इसी तरह चलने लगी। तभी महक को फिर से सूखे पत्तों की आवाज आई, जैसे उनके अलावा भी वहाँ कोई है। महक एक ट्रेंड गार्ड थी जिसे जंगलों में अच्छे से सरवाइव करना आता था। महक ने अपने शक के चलते जल्दी से अंबिका को दोनों जलती हुई लकड़ियां देकर एक पेड़ के पीछे खड़ा किया और खुद बिना हथियार के उसी जगह आ कर खड़ी हो गई। महक को बिना किसी हथियार के देख एक काला तेंदुआ महक पर झपट पड़ा, जिसे देख अंबिका की चीख निकल गई और महक उस तेंदुए के नीचे उससे जूझ रही थी। वही अंबिका की ये चीख इतनी तेज थी कि वो पूरे जंगल में दूर दूर तक गूंज गई, जिसे अधीब के साथ सभी ने सुना और सभी उस दिशा में भागे जहां से वो आवाज आई थी। तभी अचानक वो तेंदुआ जिससे महक अकेले लड़ रही थी वो दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गया। महक को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक तेंदुआ गया कहाँ, लेकिन जब उसने उन जलती हुई लकड़ियों को एक के साथ एक खड़ी देखा और अंबिका वहां नहीं थी तो उसका कलेजा धक से रह गया, क्योंकि वो अंबिका ही थी जिसने उस तेंदुए को किक मारी थी। तभी महक फुर्ती के साथ उठी और वो भी जाकर अंबिका के साथ उस तेंदुए से भीड़ गई। कुछ ही देर में अंबिका और महक दोनों ने ही उस तेंदुए को वहां से भगा दिया और महक जितना जल्दी हो सके अंबिका को वहां से लेकर निकल जाना चाहती थी, क्योंकि वो तेंदुआ कभी भी वापस आ सकता था। यही सब सोचकर महक ने दोनों लकड़ियों को उठाया। तभी उसे उसकी रोशनी में अंबिका के सिर पर लगी खरोच दिखाई दी, जो शायद तेंदुए से लड़ते वक्त आई थी। महक ने अंबिका पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, मैं संभाल लेती, इससे तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सर को क्या कहती। अंबिका ने महक के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो तो क्या मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। इस पर महक ने अंबिका से कहा, ये मेरा काम है। इस पर अंबिका ने महक को जवाब देते हुए कहा, और ये मेरी दोस्त के लिए, मेरी दोस्ती प्यार कुछ भी कहो वो है। अंबिका की बात सुन महक ने अंबिका की तरफ अपनी नम आंखों से देखा, फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर अपने आंसू छुपाने लगी, जो न चाहते हुए भी उसकी आंखों से बह निकले। और इन्हीं सब बातों के बीच दोनों उस जगह से थोड़ी दूर निकल आई और अब धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा था, जिसे देख अंबिका ने खुशी से महक की तरफ देखते हुए कहा, महक लगत है अब सुबह होने वाली है। महक ने अंबिका की बात का जवाब बस एक छोटे से हूं से दिया। तभी उन दोनों को पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन उन्हीं आवाजों के बीच एक अलग ही आवाज, जैसे कोई किसी को सिग्नल देने के लिए वो आवाजें निकाल रहा हो, जिसे सुन महक को समझते देर न लगी कि ये सिग्नल एक कॉर्ड है जो उसकी टीम का उसी के लिए था। तभी महक ने भी उसी तरह की आवाज निकालकर सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन जंगल के अंदर होने की वजह से उसकी आवाज ज्यादा दूर तक जाने में न कामयाब रही। तभी महक ने अंबिका एक पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा, क्योंकि वो अंबिका को नीचे छोड़कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अंबिका किसी तरह पेड़ पर चढ़ गई और उसके पीछे उसी पेड़ पर महक भी। महक उस पेड़ के बीच में खुद को किसी तरह एडजस्ट कर खड़ी हुई और उसी तरह सिग्नल देने लगी। कुछ देर बाद महक खुश होकर अंबिका से कहा, अंबिका जल्दी देखो वो लोग वहां है। अंबिका ने उठकर उस ओर देखा जिस तरफ महक ने इशारा किया था, तो वहां से कलरफुल स्मोक निकलकर हवा में मिल रहा था। अभी तक दिन और चढ़ आया था, जिससे अंबिका और महक को स्मोक सिग्नल साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी महक ने अंबिका को वही पेड़ पर रुकने का कहकर खुद उस पेड़ से
नीचे उतरी, फिर वही दोनों जलती हुई लकड़ी और उसी के साथ कुछ सूखे पत्ते भी उठाए। तभी अंबिका ने हाथ बढ़ाकर महक से वो लकड़ी ली और जितने हो सके अपने हाथ में पत्ते भी ले लिए, और महक ने भी जितने हो सके उतने सूखे पत्ते अपनी ट्राउजर की पॉकेट में भरे और फिर से पेड़ पर चढ़ गई। महक ने पहले की तरह खड़े हो अंबिका से वो लकड़ी ली जो उसने फूंक मारकर बुझा दी और उसी पर कुछ सूखे पत्ते रख दिए। उस लकड़ी की आंच लगते ही पत्तों से धुआं निकालने लगा। इसी तरह महक ने और पत्ते लेकर उस लकड़ी पर लगा दिए जिससे ज्यादा धुआं बने। और ऐसा ही हुआ। जब अदीप और बाकी सभी ने महक का सिग्नल देखा तो सभी वक्त न गवाते हुए उस ओर दौड़ पड़े, जिससे जल्दी से जल्दी वो सभी अंबिका और महक के पास पहुंच सके। और सिग्नल देने के बाद महक अंबिका का हाथ पकड़ उसी पेड़ पर बैठ गई। वही महक को लगा कि यहाँ पेड़ पर बैठे रहने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो अंबिका को लेकर उस ओर चल दे जिस ओर अभी उसे वो सिग्नल दिखाई दिया था। इस तरह हम दोनों जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे। यही सोचकर महक ने अंबिका को पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा। अभी कुछ देर दोनों रेस्ट भी कर चुकी थी। अंबिका महक की बात मानते हुए पेड़ से उतरी और दोनों बातें करते हुए सीधा उसी दिशा में चल दी। 1 घंटे बाद अंबिका ने हांफते हुए कहा, महक मैं अब नहीं चल सकती। कल से हम दोनों बिना कुछ खाए पिए इस जंगल में चल रहे हैं और अब बिना पानी के मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अब चल सकूं। तभी किसी ने अंबिका की तरफ पानी की एक छोटी सी बोतल बढ़ाई, जिसे देख महक ने जल्दी से अंबिका को अपनी तरफ खिंचा और उसका हाथ पकड़ भागने लगी। वे दोनों कुछ दूर ही गई थी कि अचानक उनके सामने 2 और आदमी आ गए, जिन्हें देख महक को अंबिका की फिक्र होने लगी और उसने बिना देर किए अपने सामने खड़े आदमी की छाती पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। जिसका फायदा उठाकर महक ने जल्दी से अंबिका को खींचकर एक साइड में खड़ा किया और फिर से उन आदमियों से लड़ने के लिए आगे आई। महक को फाइट करता देख उनमें से एक आदमी ने महक को समझाते हुए कहा, देखिए हम यहाँ आपको कोई नुकसान पहुँचने नहीं आए हैं, बल्कि हमें तो आपकी मदद के लिए यहाँ भेजा गया है। उस आदमी की बात सुन महक ने सीधे खड़े होते हुए कहा, मैं कैसे मान लूं कि आप यहाँ हमारी मदद के लिए आए हैं। उस आदमी ने महक को समझाते हुए कहा, देखो हम अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों को कल रात से ही बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें देखा है और आप चाहे तो हम आपको सही सलामत उनके पास लेकर जा सकते हैं। महक को उन पर यकीन नहीं हो रहा था और वो अपनी जगह सही भी थी, क्योंकि जिन हालातों में वो दोनों यहाँ थी उस हालात में किसी अजनबी पर विश्वास करना उन्हें मुसीबत में डाल सकता था। तभी उन 3 लोगों में से एक ने महक से कहा, अगर हम आपको नुकसान पहुँचाने यहाँ आए होते तो अभी तक अपना काम कर चुके होते। यकीन मानिए हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। न चाहते हुए भी महक ने ठीक है कहा। तभी उन तीनों में से एक आदमी ने एक गन महक की तरफ बढ़ा दी। महक ने जल्दी से गन जिसे हाथ में लेने के बाद महक को एहसास हुआ कि वो गन कारतूस से भरी हुई थी। महक ने हैरानी से एक बार उस आदमी की तरफ देखा और वो तीनों आदमी बिना कुछ कहे अंबिका और महक के आगे चलने लगे। दोस्तों ये 3 गार्ड और कोई नहीं बल्कि वीर के ही भेजे हुए गार्ड में से थे। उन तीनों के कुछ दूर जाने के बाद महक ने अपने एक हाथ में वही गन पकड़ी और दूसरे हाथ में अंबिका का हाथ इस तरह पकड़ा जैसे कोई माँ अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए उसका हाथ पकड़ती है। महक की इतनी केयर देख अंबिका अपनी आंखें नम होने से ना रोक सकी और उसने अपने दूसरे हाथ से महक का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ दूर चलने पर अंबिका का सिर घूमने लगा, क्योंकि उसने अभी तक पानी नहीं पिया था। वे लोग जंगल के अंदर थे जहां पेड़ों की वजह से ज्यादा धूप नहीं थी, लेकिन अब चलते हुए अंबिका थक गई थी। लेकिन उसने महक को परेशान नहीं किया, क्योंकि वो भी जानती थी कि महक पानी ला नहीं सकती और उन 3 गार्ड्स पर वो विश्वास नहीं कर सकती थी। यही सब सोचते हुए अंबिका अपने आप को संभालते हुए महक के साथ चलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बात अब उसके बस के बाहर थी और अचानक अंबिका गिर गई। अंबिका को गिरता देख महक घबरा गई, जिससे वो अंबिका का नाम लेकर चीख पड़ी। महक को शक हुआ कि कहीं अंबिका को किसी जहरीले कीड़े ने तो नहीं काट लिया, क्योंकि ये जंगल था और यहाँ कुछ भी हो सकता था। तभी वो तीनों गार्ड जो उन दोनों से कुछ दूरी बनाकर आगे चल रहे थे भागकर अंबिका और महक के पास आए। उन्होंने तुरंत अंबिका को अपनी गोद में उठाया और वहां से कुछ दूर ले जाकर एक साफ सुथरी जगह देख एक पेड़ के नीचे लिटा दिया, क्योंकि जहां अंबिका गिरी थी वहां बहुत सारी झाड़ियां और सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जिसमें सांप या अन्य कोई जहरीला कीड़ा भी हो सकता था, जिससे
अंबिका को खतरा था। अंबिका को लिटाते ही महक जल्दी से अंबिका के पास आई और उसके पैरों पर चेक करने लगी कि कहीं उसे किसी जहरीले कीड़े ने तो नहीं काटा। अंबिका को अच्छे से देखने के बाद महक को तसल्ली हुई कि अंबिका को किसी भी कीड़े ने नहीं काटा है। फिर उसने अंबिका का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे रब करने लगी। तभी जिस गार्ड ने महक को गन दी थी उसने महक से कहा, अगर आप इन्हें पानी पिला दे तो शायद ये होश में आ जाएगी, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से इन्होंने पता नहीं कब से कुछ खाया भी है या नहीं। महक को उस गार्ड की बात सही लगी, लेकिन उसे अभी भी उन गार्ड पर यकीन नहीं था। तभी उस गार्ड ने फिर से कहा, मैं जानता हूँ हालात ऐसे हो तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन इन्हें पानी तो पिलाना ही होगा। ये कहकर उस गार्ड ने अपने बैग से एक वाटर बॉटल निकाली और उसका केप हटाकर उसमें से थोड़ा पानी पहले खुद पिया, फिर उसे महक की तरफ बढ़ाया। कुछ सोचकर महक ने वो बॉटल हाथों में ली और उससे थोड़ा पानी निकालकर पहले उसके कुछ छींटे अंबिका के मुंह पर मारे, जिससे कुछ ही देर में अंबिका होश में आ गई। उसके बाद महक ने उसी बॉटल से अंबिका को पानी पिलाया और कुछ ही सेकेंड्स में अंबिका ने वो पूरी बॉटल खाली कर दी, जिसे देख महक मुस्कुराए बिना न रह सकी। अंबिका ने एक ही सांस में बॉटल का सारा पानी पी लिया और उसके इस तरह जल्दी जल्दी पानी पीने से महक भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। पानी पीने के बाद महक ने अंबिका को अपने हाथ का सहारा देकर उठाया और दोनों फिर से उसी तरह हाथ पकड़कर चलने लगी। वही अंबिका को सही सलामत देख वे तीनों गार्ड भी खुश थे और पहले की ही तरह वे तीनों भी, दो आगे तो एक अंबिका और महक के पीछे चल रहा था। वही उस गुफा के बाहर जहां से महक और अंबिका भागकर आई थी, धूल उड़ाती हुई एक कार आकर रुकी और उसमें से वही आदमी जिसे के कहने पर अंबिका और महक को यहां लाया गया था, अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा गुफा के अंदर जहां गार्ड खड़े हुए थे गुस्से से उनकी तरफ आया। अपने बॉस को इतना गुस्से में देख डर से उन सभी गार्ड्स के हलक सूख गए। उनके बॉस ने उन सभी पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, किसी काम के नहीं हो, नलायक हो तुम सब के सब, क्या मैंने इसीलिए तुम सभी को यहाँ रखा हुआ है? तुम उन दो कमजोर लड़कियों को भी नहीं संभाल पाए? जरा देखो अपने आप को, दो लड़कियों ने किसी कुत्तों की तरह पिट दिया तुम सभी को, और ऊपर से उनके पीछे जाकर उन्हें पकड़ने की वजह मुझे फोन पर अपने पिटने की कहानियां सुना रहे हो। न जाने किन गधों पर भरोसा किया मैंने, मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ये बोलकर वो आदमी जैसे आया था उसी तरह पैर पटकते हुए गुफा से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वही अधीप अभी भी जितना जल्दी हो सके अंबिका तक पहुंचने की कोशिश में था और उसी के साथ उसने अपने सभी गार्ड्स को भी उस पूरे जंगल में अंबिका और महक को ढूंढने के लिए भेजा हुआ था और बाकी सब भी अधीप की ही तरह जल्द से जल्द अंबिका और महक तक पहुंचना चाहते थे। वही वे तीनों गार्ड अपने फोन से लगातार वीर जी को एमएसजी करने की कोशिश कर रहे थे कि अंबिका उन्हें मिल गई है, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम होने की वजह से मेग सेंड नहीं हुआ। वही सिंघानिया मेंशन में सभी लड़कियां अपनी उदासी के साथ हॉल में लगे सोफे पर बैठी हुई थी माहिरा के साथ। बाकी सब की चिंता और बढ़ गई। दोपहर होने को आई थी और अभी तक अंबिका और महक की कोई खबर नहीं मिली। माहिरा को चिंता थी कि वो डैड और दादी को सच कैसे बताएगी। तभी माहिरा के मोम डैड दरवाजे अंदर आए और माहिरा की मोम ने अपनी धीमी आवाज में कहा, बेटा माहिरा ये सब। जब माहिरा ने अपनी मोम की आवाज सुनी तो वो सोफे से उठ खड़ी हुई और उसी तरह जल्दी से अपनी मोम गले लगते हुए अपने रुंधे हुए गले से कहा, मोम अच्छा हुआ आप आ गई। और साथ उसकी आंखों में जो आंसू अभी तक उसने रोके हुए थे वो निकलकर उसके गालों पर आ गए। रीना जी ने माहिरा को दिलासा देते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, अंबिका मिल जाएगी। उनकी बात पर माहिरा ने फिर कहा, मोम मैं डैड और दादी माँ को क्या कहूँ, बच्चे उन्हें तो हम कुछ भी बोलकर संभाल लेंगे, लेकिन डैड और दादी उन्हें क्या कहेंगे। तभी माहिरा के कानों में दादी की आवाज आई, तुम्हें मुझे क्या कहना है बेटा। अचानक दादी की आवाज सुनकर सभी जैसे जम गए और माहिरा जो अभी तक रो रही थी उसके आंसू जैसे कहीं गायब ही हो गए। माहिरा ने अपनी मोम से अलग होते हुए उस तरफ देखा जहां दादी खड़ी हुई थी और ये देख माहिरा हैरान थी क्योंकि दादी अकेले नहीं थी, उनके साथ सुमित जी भी अपनी व्हील चेयर पर वहां थे। कुछ देर बाद माहिरा ने कुछ हिम्मत जुटाई और किसी तरह हकलाते हुए बोलने की कोशिश की, वो दद दादी कक कुछ नहीं। माहिरा को इस तरह हकलाते देख दादी ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, अगर कुछ नहीं है तो तुम इस तरह हकला क्यों रही हो।
माहिरा पहले से ही डरी हुई थी दादी की तेज आवाज सुनकर और ज्यादा डर गई, लेकिन अभी भी उसमें दादी को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। वो बस इस बात से डर रही थी कि अंबिका के बारे में पता लगने के बाद कहीं दादी की तबीयत खराब न हो जाए। माहिरा अपने ख्यालों से बाहर तब आई जब दादी ने उसे फिर से कहा, बोलो माहिरा, ऐसी क्या बात है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो। दादी की बात पर इस बार माहिरा ने एक नज़र पहले अपने डेड को फिर मोम को देखा, जिस पर दोनों ने अपनी पलकें झपकाकर माहिरा को दिलासा दिया। और इस बार माहिरा ने अपना दिल मजबूत कर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी और आंखें बंद की, फिर अपने धीमे कदमों से चलकर दादी के पास जाकर उन्हें उनके दोनों कंधों से पकड़कर कहा, दादी पहले आप बैठ जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। माहिरा की बात मानते हुए दादी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और जाकर सोफे पर बैठ गई और संजय जी ने सोमित जी की व्हील चेयर को खींचकर दादी की बगल में किया। दादी के बैठते ही माहिरा ने भी दादी के सामने अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए दादी का हाथ अपने हाथों में लिया और उनकी तरफ देखते हुए कहा, दादी कल रात को अंबिका का किडनैप हुआ है और बाकी सभी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन आप चिंता ना करें, अंबिका जल्द ही मिल जाएगी। अपनी बात खत्म होते ही माहिरा ने दादी की तरफ देखा, जिनकी आंखों में अब आंसू थे। दादी को इस तरह रोता देख माहिरा ने जल्दी से उठकर दादी को संभालते हुए अपने गले लगाया, फिर उन्हें दिलासा देते हुए बोली, दादी आप शांत हो जाइए, अंबिका जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन दादी को तो जैसे माहिरा की कोई भी बात सुनाई ही न दी हो। वो उसी तरह अपनी आंखों में आंसू और भरे हुए गले से बोली, पता नहीं भगवान हमारे परिवार से क्या चाहता जिससे बार बार हमें ये सब देखना पड़ता है। वही सोमित जी को अंबिका का दुख तो था, लेकिन दादी की हालत देख उन्होंने चुप रहना ही सही समझा और इसक उलट उन्होंने दादी को समझाने में माहिरा की मदद करते हुए कहा, माँ आप परेशान न हो, अधीप और पापा है न देखना, वो जल्द ही अंबिका को ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सब्र रखना होगा और बच्चों को भी तो संभलना है। माँ हम तो साझदार है और अगर हम ही ऐसा करेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा। सोमित जी की बातों ने अपना काम किया और दादी ने रोना बंद कर अपने आंसू साफ किए। तभी रीना जी ने एक पानी से भरा हुआ ग्लास दादी की तरफ बढ़ाया, जिसे माहिरा ने अपने हाथों में लिया और अपने हाथों से दादी को पानी पिलाने लगी। वही उस टूटी हुई बिल्डिंग में वीर पिछले आधे घंटे से हॉल में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे और इस बीच उन्होंने अपने फोन को न जाने कितनी बार देख लिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी के कॉल का इंतजार कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, भाई साहब, और उस आवाज को सुनकर वीर ने उस तरफ देखा। वीर टेंशन में अपने फोन को देखते हुए हॉल में इधर से उधर घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे से आवाज आई, भाई साहब। उस आवाज को सुनकर वीर जी ने अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखा जिधर से उन्हें ये आवाज आई थी, तो सामने एक लेडी जिसके फेस पर भी वीर जी जैसी ही चिंता दिखाई दे रही थी। और उस लेडी ने वक्त न गवाते हुए फिर से कहा, आपको अंबिका का कुछ पता चला क्या? उस लेडी के सवाल का जवाब वीर ने एक लंबी सांस खिंचकर अपनी गर्दन न में हिलाते हुए बस इतना ही कहा, नहीं भाभी जी, मैं भी इसीलिए ही परेशान हूँ और अपने गार्ड्स के कॉल का ही इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वीर जी और वो लेडी दोनों ही उदास हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद उस लेडी ने अपनी उदासी भरी आवाज में धीरे से कहा, पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची, कल रात से उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सब कर कौन रहा है। क्यों वो हमारे परिवार से दुश्मनी निभाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ा है। पिछले 30 सालों में उस इंसान ने दोनों परिवारों को तहस नहस कर दिया। इतना सब करके भी उसका मन नहीं भरा कि वो अब बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। पहले उसने आर्य और लवी को टारगेट किया और अब अंबिका को। उस लेडी की बात खत्म होते ही वीर जी, जो कुछ देर पहले तक अंबिका को लेकर परेशान और उदास थे, वही अब उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वही आंखों में किसी को जलाकर राख करने वाली आग थी। और हो भी क्यों न, इतने साल हो गए थे उनके दादाजी और पापा के जाने के बाद उन्होंने फिर कभी वापस मुड़कर भोपाल की तरफ देखा तक नहीं। इतने सालों में उनका इस सब से कोई वास्ता ही नहीं था। फिर भी उनके परिवार को एक पल में खत्म कर दिया गया। परिवार के नाम पर अब उनके पास बचा ही क्या था जिसे वो अपना कह सके। इसीलिए अपने दोस्त की फैमिली को ही अपना समझकर वे उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे थे। और उसी गुस्से के साथ वीर जी ने गुस्से से अपने दांत भींचकर कहा, बस अब बहुत हुआ, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैं चुप बच्चों की वजह से था, क्योंकि मुझे इस लड़ाई में बच्चों को नहीं खींचना था। लेकिन उसने बच्चों को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की और अब जब बात बच्चों पर आई है
तो मैं उस इंसान को इसक लिए कभी माफ नहीं करूंगा। वीर जी की बातें सुनकर उस लेडी ने वीर जी की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, इसका मतलब जिसने भी ये सब किया है आप उसे जानते हैं? उस लेडी की बात सुनकर वीर जी ने एक नज़र उस लेडी की तरफ देखा जो हैरानी से उन्हें ही देख रही थी। उसके इस तरह देखने से जो गुस्सा अभी तक वीर जी के फेस पर था वो अब कहीं गायब हो गया। उन्होंने अपनी नज़रें झुकाकर नरम लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि इन सब के पीछे कौन है, लेकिन मेरे दादाजी की टाइम कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। लेकिन मैंने कभी उस इंसान को देखा नहीं और इसीलिए मैं अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार वो इंसान है कौन। वीर जी की बात सुनकर उस लेडी को हैरानी के साथ एक उम्मीद भी हुई और अब वो भी पहले की ही तरह उदासी में बदल गई। दोनों जहां से चले थे फिर वही आ गए और अब सिवाय इंतजार के वो कर भी क्या सकते थे। अब तो सब अधीप और वीर के भेजे हुए गार्ड पर ही निर्भर था। कुछ देर बाद वो लेडी उठकर सामने की तरफ बने हुए रूम में चली गई। वही महक ने अब भी उसी तरह अंबिका का हाथ पकड़े हुआ था। जहां अंबिका बेहोश हुई थी वहां से चलते हुए दोनों ने उन 3 गार्ड के साथ अब तक तो लगभग पूरा जंगल पार ही कर लिया था। तभी वे तीनों गार्ड जो न जाने कब से वीर को एमएसजी भेजने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से एक गार्ड के फोन में नेटवर्क आया और उसका एमएसजी सेंड हो गया, लेकिन वीर का जवाब आने से पहले ही नेटवर्क फिर से चला गया और उस गार्ड ने खुश होते हुए अपने से आगे कुछ दूर चल रहे उन दोनों गार्ड को आवाज लगाकर कहा, मैंने बॉस को एमएसजी भेज दिया। उसकी ये बात उन दोनों गार्ड के साथ महक और अंबिका ने भी सुनी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। वही महक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन गार्ड पर यकीन कर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तभी वो दोनों गार्ड जो उनसे आगे चल रहे थे अचानक अपनी जगह पर रुककर पीछे मुड़े। उन्हें मुड़ता देख महक ने अंबिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि दोनों ही चलते हुए उन 2 गार्ड से पास आ गई थी। जब गार्ड्स ने महक की तरफ देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि महक का उन पर शक यकीन में बदल गया और इससे पहले कि वो गार्ड जिसने महक को गन दी थी कुछ बोलता, महक ने अंबिका का हाथ कस के पकड़ा और जहां खड़ी थी वही साइड की तरफ भागने लगी। ये देख उस गार्ड ने अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से एक बार उस गार्ड की तरफ देखा जो एमएसजी सेंड होने पर खुशी से चिल्लाया था और उसे डांटे हुए कहा, सब कुछ सही जा रहा था और तुम्हारी एक गलती की वजह से अंबिका हमारे हाथ से निकल गई। अब बॉस को क्या कहेंगे कि तुम्हारी बेतुकी हरकतों की वजह से ये सब हुआ। याद रहे, अगर अंबिका को कुछ भी हुआ तो बॉस से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अपने सीनियर गार्ड की बात सुनकर उस गार्ड को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने एक्साइटमेंट में आकर क्या किया, और उससे भी ज्यादा उसे अपने बॉस का गुस्से वाला लुक याद आ गया। तभी उसे फिर से उसके सीनियर ने डांटते हुए कहा, अब यहाँ खड़े क्या हो, चलो जल्दी उन दोनों के पीछे, कहीं दोनों हमसे दूर न निकल जाए, कम से कम साथ न सही दूर से ही उनकी सेफ्टी हो जाएगी। ये बोलकर सीनियर गार्ड के साथ दूसरा गार्ड भी आगे निकल गए और उन्हें जाता देख तीसरा गार्ड भी जल्दी से उनके पीछे चल दिया। तीनों गार्ड अंबिका और महक के पीछे चल दिए, लेकिन वो दोनों बिना रुके बस भागे ही जा रही थी और उन गार्ड से कुछ दूर भी निकल गई। आगे ज्यादा झड़िया होने की वजह से उन्हें अंबिका और महक अब दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उस सीनियर गार्ड ने अपने दोनों साथियों को ऑर्डर देते हुए एक को लेफ्ट तो दूसरे को राइट में जाने का बोलकर खुद सीधा उनके पीछे चला गया। अपने सीनियर की बात मानते हुए दोनों गार्ड उन्हें जिधर जाने के लिए कहा गया था वे दोनों भी चले गए। रायचंद मेंशन में शमिता, महिमा और माया के साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आई, जहां महिमा के डैड के साथ शमिता के डैड भी पहले से ही मौजूद थे। शमिता को देखकर अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अधीप से दूर होने का कोई दुख भी है। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश लग रही थी। शमिता ने जब अपने डैड को हॉल में देखा तो उसने उन्हें हाय कहा। तभी 2 सर्वेंट अपने हाथों में 4 बड़े बड़े बैग लेकर उस बड़े से हॉल से होते हुए मैन दरवाजे से बाहर निकल गए। अपनी बेटी को इतना खुश देख मिस्टर रायचंद को मन ही मन एक सुकून सा मिला और उसी तरह मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी लाडली बेटी से पूछ लिया, क्या तुम कहीं जा रही हो? अपने डैड के पूछने पर शमिता ने खुश होते हुए कहा, यस डैड, आखिर मैं कब तक एक ही बात को लेकर इस तरह घर में बंद रहकर खुद को सजा दूंगी, और मुझे इस तरह देखकर आपको भी तो अच्छा नहीं लगत, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए मालदीव हो आऊं, जिससे मेरा खराब मूड भी ठीक हो जाएगा और इससे आपको भी मेरी फिक्र नहीं रहेगी।
अपनी बेटी के इस डिसीजन पर मिस्टर रायचंद ने शमिता के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे जाने की परमिशन दे दी। अपने डैड की परमिशन मिलते ही शमिता ने खुशी से अपने डैड को हग किया। फिर अपने डैड बाय बोलकर महिमा और माया के साथ चली गई और उनके जाते ही मिस्टर रायचंद ने रोनी और देवंश को शमिता का ध्यान रखने को बोल उन्हें शमिता के पीछे जाने लिए कहा। कुछ दूर जाने के बाद उस सीनियर गार्ड को अंबिका और महक दिखाई दी, क्योंकि 2 दिन से कुछ न खाने की वजह से दोनों में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वे तेज भाग सकती थी। इसीलिए दोनों ज्यादा दूर नहीं जा सकी। कुछ देर बाद पीछे से वे 2 गार्ड भी आ गए और इसी तरह चुपचाप अपने सीनियर के पीछे चलने लगे, लेकिन अंबिका और महक धीरे ही सही पर अभी भी भाग रही थी। उनके इस तरह भागने से उन्होंने बाकी बचा हुआ जंगल भी जल्दी ही पार कर लिया। अब सड़क उनसे बस 500 कदम ही दूर होगी, जहां से आती हुई गाड़ियों की आवाज सुन दोनों ने खुश होकर एक दूसरे की तरफ देखा, जिसने दोनों की एनर्जी को दुगना कर दिया। उधर दूसरी तरफ अदीप और बाकी सब भी जंगल में उनसे थोड़ा दूर थे, जिससे उन्हें वहां पहुंचने में अभी टाइम लगना था। वही इस बात से बेखबर अंबिका और महक उन गार्ड्स से बचने के लिए थोड़ा तेज भागने लगी। 10 मिनट बाद दोनों सड़क के पास पहुंच गए, जिससे दोनों की खुशी देखने लायक थी। दोनों जल्दी से सड़क किनारे आई और वहां हाथ दिखाकर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगी। एक तरफ अंबिका तो दूसरी तरफ महक। उन दोनों के सामने से कोई 5 से 10 गाड़ियां निकल गई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद के लिए गाड़ी नहीं। तभी अंबिका इधर उधर देखने लगी। जब महक ने अंबिका को इस तरह करते देखा तो उसने अंबिका को पूछा, क्या हुआ अंबिका, तुम इस तरह क्या देख रही हो? अंबिका ने महक की बातों का जवाब देते हुए कहा, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे अदीप ने मुझे आवाज दी हो। अंबिका की ये बात सुनकर महक ने मुस्कुराकर कहा, लगत है एक रात बॉस से दूर रहकर तुम्हें उनकी इतनी याद आई कि उनकी आवाज तक सुनाई दे रही है। महक की इस बात पर अंबिका ने महक को झिटकते हुए कहा, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? और इस बार अंबिका की बात का जवाब देने के लिए जैसे ही महक ने अपना मुंह खोला ही था कि इस बार किसी ने महक को उसका नाम लेकर पुकारा, और इस बार ये आवाज महक के साथ अंबिका ने भी सुनी। जब महक ने उस आवाज का पीछा करते हुए सामने की तरफ देखा तो शिवेन और अमन कुछ गार्ड के साथ सड़क के दूसरी साइड खड़े हुए थे। शिवेन को अपने सामने देखकर महक के होठों पर स्माइल के साथ आंखों में नमी आ गई। वही अंबिका ने भी महक की नजरों का पीछा किया तो उसके फेस पर भी वही खुशी थी, लेकिन उसकी ये खुशी अपने सामने देखते ही पल भर में कहीं गायब हो गई, क्योंकि जिसे अंबिका की नजरें ढूंढ रही थी वो तो वहां था ही नहीं। और अब ऐसी सिचुएशन में भी अंबिका को महक से थोड़ी ही सही मगर जलन तो हो रही थी, और वही महक का शिवेन को अपने सामने देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द सड़क पार कर शिवेन के पास जाना चाहती थी, लेकिन एक के बाद एक गाड़ी निकालने की वजह से उसे वापस पीछे हटना ही पड़ता था। जब महक आगे जाने की कोशिश करती तभी तेज स्पीड में कोई गाड़ी आ जाती, जिससे अंबिका उसे पकड़कर वापस खींच लेती थी। इसी तरह उन दोनों को काफी देर हो गई और अभी तक शिवेन भी उनसे थोड़ा दूर था, और अभी कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी कि महक ने अंबिका का हाथ पकड़ा और उसके साथ सड़क पार करने लगी। जब महक अंबिका को लेकर बीच सड़क पर पहुंची ही थी कि अंबिका को एक ट्रक तेजी से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब तक अंबिका महक को लेकर हटती तब तक वो ट्रक तेजी से निकल चुका था और वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड थे। उस ट्रक को अपनी ओर आता देख अंबिका जैसे जम गई, और इससे पहले कि वो महक को लेकर वहां से हटती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड थे। वही महक जो आगे गिरने ही वाली थी कि उसे जल्दी से शिवेन ने पकड़ा, वही महक बस हैरान थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अंबिका ने उसे धक्का क्यों दिया। दरअसल जब अंबिका को वो ट्रक तेजी से अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया तो पहले अंबिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो ट्रक उनके बिल्कुल पास आ गया तो अंबिका को लगा कि अब वो बच नहीं सकती, और उसने फुर्ती दिखाते हुए महक को साइड में धक्का दे दिया, जिसका महक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। महक कुछ और सोचती उससे पहले उसके कानों में सभी के साथ अदीप के चिल्लाने की आवाज आई, जो बस अभी यहाँ पहुंचा था। अंबिका शिवेन ने महक को उसी तरह छोड़ा और सभी तेजी से सड़क की तरफ भागे। अंबिका का नाम सुन तो जैसे महक के पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। उसकी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई और बिना शब्दों के उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वही अदीप बदहवास होकर अपने लड़खड़ाते कदमों से अंबिका के पास आया, जो खून से लथपथ होकर सड़क पर पड़ी
हुई थी। अदीप ने जल्दी से नीचे बैठकर सड़क पर पड़ी हुई अंबिका का सिर उठाकर अपनी गोद में रखा क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं थी। अदीप की हालत समझकर उसके गार्ड और दोस्तों ने वहां आती जाती गाड़ियों को रोकने का इशारा किया, लेकिन सभी के कपड़ों पर खून देखकर कोई भी गाड़ी रोकने की वजह स्पीड बढ़ाकर निकल जाते। सभी की कोशिश नाकाम हो रही थी, कोई गाड़ी रोकने को तैयार ही नहीं था। आज अदीप को ऐसा लग रहा था जैसे उससे ज्यादा गरीब और मजबूर इंसान इस दुनिया में नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अदीप बेबस था। तभी एक ब्लैक कलर की ऑडी कार वहां आकर रुकी। उस गाड़ी को रुकता देख अदीप के साथ सभी को लगा आखिरकार किसी ने तो गाड़ी रोकी। दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी जिसने काले सूट के साथ अपने मुंह पर मास्क पहना हुआ था गाड़ी से बाहर आ। उसने एक नज़र अंबिका की ओर देखा और अदीप के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ है इसे? उसकी बात सुनकर अमन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, एक्सीडेंट हुआ है। अमन के इतना कहते ही कुछ 60 से 70 गार्ड जंगल से बाहर आए और उन्होंने वहां खड़े अदीप के साथ बाकी सब के सिर पर अपनी गन पॉइंट की। ये देखकर अमन और शिवेन के साथ बाकी सभी पहले तो हैरानी से उस शख्स को देखने लगे, लेकिन बाद में सभी को उस पर बहुत गुस्सा आया। वही उसके उलट अदीप ने शांत रहकर उस शख्स को समझाते हुए कहा, देखिए आपकी जो भी दुश्मनी मेरे साथ है उसे आप बाद में मुझसे जहां आप आने को कहेंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस मेरी थोड़ी मदद कर दो। अदीप की बात खत्म होते ही वो शख्स आगे आया। उसने अदीप के सामने बैठते हुए उसकी गोद में बेहोश पड़ी हुई अंबिका को अपनी नम आंखों से देखा। फिर अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसने अंबिका को अपने हाथों में उठाना चाहा ही था कि अदीप ने जल्दी से अंबिका को खुद के सीने से लगा लिया। ये देख उस शख्स ने अदीप को घुर कर देखते हुए अपने गार्ड को कुछ इशारा किया, जिससे अब एक गार्ड की जगह वहां 5 गार्ड्स ने अदीप के सिर पर गन रख दी और इसी के साथ उस शख्स ने अदीप के हाथों से अंबिका को छुड़ाते हुए कहा, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो ये मर जाएगी। क्या तुम ये चाहोगे कि ये मर जाए? अदीप के सिर पर गन पॉइंट होने से वो हिल भी नहीं सकता था और अगर उसने कुछ किया तो वो अंबिका को खो देगा। यही सब सोचकर अदीप ने अपनी पकड़ अंबिका पर ढीली की और उस शख्स ने अंबिका को अपनी गोद में उठा कर कार में बैठते हुए फिर से आपने से कहा, इनमें से अगर कोई भी यहाँ से निकलकर अंबिका के पास आने की कोशिश भी करे तो शूट कर देना उसे। इतना बोल उस शख्स ने अपने ड्राइवर को गाड़ी हॉस्पिटल लेकर चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद वो ब्लैक ऑडी सिंघानिया हॉस्पिटल के अंदर आकर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतर कर कार का पिछला दरवाजा खोला। तब तक जो डॉक्टर दरवाजे पर कुछ नर्स और वार्ड बॉय के साथ जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने आगे आकर अंबिका को स्ट्रेचर पर लिटाया और डॉक्टर ने अंबिका को चेक करते हुए कहा, इसकी हालत सीरियस है, इसका सारा खून बह चुका है, जल्दी से इनका ब्लड ग्रुप टेस्ट करके उस ब्लड को अरेंज करो। डॉक्टर अंबिका को ऑप्ट में ले गए। उनके जाते ही वो शख्स जिसने किसी तरह अभी तक खुद को संभाला हुआ था वो धम से कॉरिडोर में रखे हुए सोफे पर बैठ गए। तभी पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, बॉस आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। वही जंगल में जहां उस शख्स ने अदीप और उसके दोस्तों को छोड़ा था, वे अपने बॉस के जाने के बाद चुपचाप वहां से चले गए और उनके जाते ही अमन गुस्से से अदीप के पास आया और उसने बिना कुछ बोले अदीप के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा, जिसकी अदीप ने कल्पना भी नहीं की और वो उस पंच के लगते ही जमीन पर जा गिरा। वही अमन को इतना गुस्से में अदीप से लड़ता देख शिवेन, महक और वो कुछ गार्ड्स उनकी तरफ भागे। गार्ड ने अमन को पकड़कर अदीप से दूर किया और शिवेन ने अदीप को जमीन से उठा कर अपने हाथ से उसके होठों के किनारे से बहता खून साफ कर अमन की तरफ देख कर कहा, तू पागल है? शिवेन आगे कुछ कहता उससे पहले अदीप ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दे यार, उसका मुझ पर गुस्सा होना स्वाभाविक है। वो कहना चाहता है कि मुझे अंबिका को ऐसे किसी अजनबी के साथ नहीं भेजना चाहिए था। अमन के अदीप को पंच मारते ही शिवेन लगभग अमन पर चिल्लाते हुए बोला, तू पागल है क्या? ऐसी सिचुएशन में इसका साथ देने की वजह शिवेन आगे कुछ बोलता कि वहां राज कार्तिक कुछ गार्ड जो उनके साथ अंबिका को ढूंढने गए हुए थे आए। जब उन्होंने शिवेन को अदीप की बगल में इस तरह जमीन पर बैठे जिनके कपड़ों पर खून देखकर दोनों बुरी तरह डर गए और लगभग भागते हुए उनके पास आकर हड़बड़ाते हुए अदीप के सामने बैठकर दोनों को देखते हुए कहा, भाई तुझे क्या हुआ है और ये खून तू यहाँ क्यों बैठा है? हॉस्पिटल क्यों नहीं? उनके मुंह से कुछ इस तरह आधे अधूरे शब्द ही निकल रहे थे। तभी अदीप ने उन्हें शांत करते हुए दोनों के कंधों पर अपने हाथ रख कर कहा, मैं ठीक हूँ,
तभी कार्तिक बिना कुछ बोले अदीप के गले लग गया। और ये देखकर उनके पीछे खड़े अमन ने अपनी गुस्से में लाल हो चुकी आंखों से अदीप की तरफ घूरते हुए उसे तंज भरे लहजे में बोला, कुछ देर पहले जब तू अंबिका को अपने सीने से लगाए यहाँ बैठा था, तब तक मुझे लगता था कि तू अंबिका से बहुत प्यार करता है, इतना कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो हम तुझे भी खो देंगे, लेकिन मैं गलत था। तू अंबिका से प्यार नहीं करता, इनफैक्ट तुझे किसी की परवाह नहीं है। अमन के मुंह से अदीप के लिए ऐसी बातें सुन शिवेन के साथ कार्तिक और राज हैरानी से अमन को देखने लगे, क्योंकि उन्हें पूरी बात पता नहीं थी। अमन की बात सुनकर कार्तिक और राज ने उसे देखते हुए कहा, कुछ देर पहले इससे तेरा क्या मतलब है? कार्तिक, हाँ, अगर कुछ देर पहले भाभी यहाँ थी तो अब कहाँ है? और तुम सभी के कपड़ों पर ये खून कहाँ से आया? कार्तिक की बात पर अमन ने अदीप का तो फिर से तंज कसा, ये तू अपने भाई से पूछ कि उसने अंबिका के साथ क्या किया। अमन की ये बात सुनकर अब शिवेन को उस पर गुस्सा आया और उसने उसे चुप करने के लिए चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ अमन, कुछ भी मत बोल, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है। अमन, ये कोई टाइम नहीं है इन बातों के लिए। लेकिन अमन ने चुप होने की वजह उल्टा फिर से अदीप को सुनाते हुए शिवेन से कहा, क्यों, सच कड़वा होता है इसलिए तू मुझे चुप होने को बोल रहा है? ठीक है, फिर तू ही बता, आज तक इसने अपनी लाइफ में क्या किया सिवाय परिस्थितियों से भागने के? बचपन में अपनी फैमिली को मरता छोड़कर भाग आया, अगर ये उस वक्त न भागता तो शायद आज दादी और आंटी हमारे बीच होती। अमन की बात सुनकर शिवेन के साथ वहां खड़े सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने अमन को अदीप से इस तरह लड़ते देखा था, जिससे कार्तिक और राज को भी समझ आ गया कि जरूर आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमन अदीप से बहुत ज्यादा नाराज है, और इसीलिए वो अदीप को ये सब कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। राज के साथ कार्तिक और शिवेन ने अदीप की ओर देखा, जो अमन की बात सुनकर भी बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे झुकाए बस चुपचाप सुन रहा था। अमन ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए फिर से कहा, इसने अपना नाम ऐसे ही बदनाम किया हुआ है कि ये एक गैंगस्टर है। जरा देख इसे, इसकी सच्चाई जानकर कोई इससे नहीं डरेगा। ये तो अपने बच्चों को भी किडनैप होने से बचा न सका, फिर कल किसी ने इसकी वाइफ को किडनैप किया और आज किसी ने इसके सिर पर गन रखकर सामने से इसे डराया और इसने डर कर अपनी वाइफ को उसे ले जाने दिया। अपनी बात खत्म कर अमन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, किसी को फिक्र हो ना हो, लेकिन मैं अंबिका को जरूर ढूंढने जाऊंगा, क्योंकि उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है। लेकिन अब नहीं, ये बोलकर अमन जैसे ही जाने को हुआ कि शिवेन ने अदीप को उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, भाई तू उसकी बातों को दिल से मत लगाना, वो बस गुस्से में ये सब बोल गया। हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो गुस्से में कुछ भी बोलता है। तभी अदीप ने शिवेन की बात काटते हुए बोला, वो जब गुस्से में बोलता है तब सच बोलता है। सबने ये देखा कि मैंने अंबिका को उस अजनबी के साथ जाने दिया, लेकिन किसी ने उस अजनबी की आंखों को नहीं, जो अंबिका के बहते खून को देखकर उतनी ही बेचैन थी जितना कभी मैं हुआ था। अपनी फैमिली के कार एक्सीडेंट में बहते खून को देखकर हुई थी। मैं आज तक नहीं भूला उस दर्द को। मुझे नहीं पता अंबिका को देखकर क्यों उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसकी बेचैनी देखकर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो अंबिका को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उसकी मदद करने ही आया है। अदीप की बात सुन राज कार्तिक को सब समझ तो आ गया, लेकिन वो अभी भी उस खून को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड थे, और अमन जो दूसरी साइड मुंह फेर कर खड़ा हुआ था। अदीप की बातों से उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने मुड़कर हैरानी से अदीप की तरफ देखा, फिर उसके सामने बैठते हुए कहा, तू कहना चाहता है कि वो सच में अंबिका को हॉस्पिटल ही लेकर गया है? अदीप ने धीरे से हाँ कहा। अमन, और तू ये इतना यकीन से कैसे बोल सकता है? अदीप ने शांत लहजे में अमन की बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है पर उसकी आंखें नहीं, और मैंने उसकी आंखों में अंबिका के लिए फिक्र और प्यार दोनों ही देखा है। अमन ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, लेकिन मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। अगर उसे अंबिका की इतनी ही फिक्र थी तो वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जा सकता था। उल्टा उसने अपने गार्ड्स को हमें शूट करने के ऑर्डर दे दिए। अदीप ने कहा, उसने ऑर्डर दिए, लेकिन उसके जाने के बाद उसके गार्ड्स भी यहाँ से बिना किसी को हार्म करे वापस चले गए। वो सिर्फ हमें रोकने के लिए था, जिससे हम उसके पीछे ना जाए। अदीप और अमन की बहस सुनकर राज और कार्तिक को अब सारा मजरा समझ आ गया कि असल में हुआ क्या। तभी कार्तिक ने राज की एक कोने में चुपचाप खड़ी महक की तरफ इशारा करके दिखाते हुए कहा, वो देखो। कार्तिक ने इशारा कर राज को उधर देखने को कहा। राज ने
उस तरफ देखा तो उसका मन हुआ कि वो कार्तिक को दौड़ा दौड़ा कर पीटे। खैर अभी के लिए उसने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर थोड़ा गुस्सा होते हुए कार्तिक से कहा, वहाँ क्या है? कार्तिक, महक है। राज, तो मैंने महक को कभी देखा नहीं है। कार्तिक, मैंने कब कहा तुमने महक को नहीं देखा? लेकिन उसे ऐसे नहीं देखा होगा। कार्तिक की अटपटी बातें अब राज को इरिटेट कर रही थी और उसने झुंझलाते हुए बोला, अब ऐसे का क्या मतलब है? तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। तभी वहां 2 कार आकर रुकी, जिनमें से एक अदीप की थी जिसे जग्गाड़ा ड्राइव कर रहा था, तो दूसरी अयान की थी। अयान अदीप के कपड़ों पर खून देख अपनी कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया। तब तक अदीप अपनी कार के पास आ चुका था। अयान उसकी पास आते हुए पूछा, तुम्हारे कपड़ों पर ये खून कहाँ से आया? अदीप ने अयान के सवाल का बस इतना ही जवाब दिया, ये सब बाद में अयान, अभी हमें चलना होगा। बोलकर अदीप अपनी रोल्स रॉयल में बैठ गया। उसी के साथ शिवेन महक को लेकर अदीप के साथ उसकी कार में। उधर अमन ने अयान के कंधे पर हाथ रख कर कहा, उसे जाने दो, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। अयान हाँ बोलकर अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसी के साथ अमन, राज और कार्तिक भी थे। उनके निकालने से पहले ही वहां 5 से 6 कार आकर रुकी, जो उनके गार्ड्स के लिए थी। अदीप ने जग्गा को जल्दी से चलने के लिए कहा। उसी के पीछे अयान की कार भी थी और अमन ने अयान को पूरी बात बताना शुरू किया, जिसे राज और कार्तिक भी सुन रहे थे। जैसे ही अमन की बात खत्म हुई तो अयान ने अचानक गाड़ी की ब्रेक लगा दी, जिससे राज और कार्तिक अमन के ऊपर आ गिरे और अयान हैरानी से अमन को देखते हुए अचानक चिल्लाया, अदीप ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो कोई दूध पिता बच्चा है? अयान को जब से वो आया था तब से किसी ने कभी गुस्से में नहीं देखा था। वो हमेशा शांत ही रहता था। ये पहली बार था जब अयान को सभी ने इतना गुस्से में देखा था, वो भी अंबिका को लेकर। तभी अमन ने कहा, तुम सही हो और इसीलिए मेरा भी उससे झगड़ा हो गया, लेकिन ये टाइम गुस्से का नहीं है, उसे हम बाद में भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम सब अंबिका को मिलकर ढूंढेंगे, तभी कुछ होगा। अमन की बात पर अयान ने हाँ बोला, फिर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर अयान ने अपनी गाड़ी रोकी जब अमन ने उसे कुछ पूछना, लेकिन अयान ने उसे इशारे से कुछ दिखाया। जब उसकी नज़र पार्किंग में खड़ी अदीप की रोल्स रॉयल पर गई, इसलिए उसके शब्द मुंह में ही रह गए। अयान के साथ वो तीनों भी बाहर आए। कुछ अंदर जाने के बाद वो सभी हैरानी से उस पूरे हॉस्पिटल को देखने लगे। ये वही हॉस्पिटल था जहां आर्य एडमिट था, सिंघनिया हॉस्पिटल। लेकिन उनकी हैरानी की वजह कुछ और थी। उस पूरे हॉस्पिटल को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था, जहां एंट्रेंस से लेकर लिफ्ट और पीछे के रास्ते पर जहां से अंदर जाया जा सकता था, सभी जगह हथियारों के साथ गार्ड्स खड़े हुए थे। वही फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर पूरे कॉरिडोर में ही लगभग 50 गार्ड्स थे। उस हॉस्पिटल को इतनी सिक्योरिटी में देखकर चारों हैरान थे। तभी किसी ने पीछे से अयान के कंधे पर हाथ रखा। अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अदीप के साथ बाकी तीनों के साथ था। अयान को अदीप पर गुस्सा था, इसीलिए उसका उससे बात करने का मन नहीं हुआ, पर अभी अंबिका के लिए उसने सब भुला दिया और अदीप को देखते हुए कहा, अंदर केस जाएंगे? कुछ सोचा है तुमने? अदीप, पता नहीं, पूरे हॉस्पिटल को गार्ड्स से भर दिया है, यहाँ पेशेंट और डॉक्टर कम है और गार्ड्स ज्यादा। अमन, कुछ भी करके अंदर तो जाना ही होगा। अंबिका, अंदर है। शिवेन, हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पेशेंट है, अगर कुछ किया तो भाभी और बाकी पेशेंट्स को प्रॉब्लम होगी। तभी महक ने धीरे से कहा, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। महक एंट्रेंस से अंदर जाने लगी। वो कुछ 4 से 5 कदम ही चली होगी कि उसे पीछे से रोकते हुए किसी ने कहा, रुको। उस आवाज को सुनकर गेट के बाहर खड़े सभी लड़के चौंक गए और महक की मानो काटो तो खून नहीं वाली सिचुएशन थी। वही भोपाल एयरपोर्ट पर शमिता, मही और माया के साथ कार से अभी उतरी थी। वही उनकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने कार की डिक्की से 2 बैग बाहर निकाले और दूसरी गाड़ी, जिसमें देवंश और रोनी थे, उस गाड़ी से भी 4 बैग, यानी टोटल 6 बैग, जिन्हें देखकर रोनी हैरानी से, डैड ने अपनी बेटी के लिए मुझे कुली बनाकर भेजा है, मैं इसका सामान उठाऊंगा और ये महारानी हाथ हिलाते हुए बस एंजॉय करेगी। तभी देवंश ने उसे चुप करते हुए कहा, चुप रह यार, अगर उसने सुन लिया तो वो अंकल को बोल देगी, फिर पता नहीं डैड और अंकल हमारे वापस आने के बाद हमारे साथ क्या क्या करेंगे। तभी रोनी अपना मुंह बनाते हुए, मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे कि मैं इसकी बात मानकर कुएं में कूदा और मेरे हाथ पैर टूट गए। न मैं इसकी बात मानकर यहाँ आता और न अंबिका को किडनैप करने में न काम होता और न ये मुझसे नाराज होती न डैड। तभी शमिता ने उनके जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ गोसिप करने आए हो या हमारी मदद करने? याद रहे, अगर एक भी बैग छुटा तो मैं तुम दोनों को प्लेन से बाहर फेंक दूंगी। और डैड घर से बाहर अंदर जाती हुई महक को पीछे से किसी
की आवाज आई, रुको अब आगे। महक को अपने करीब आती जूतों की आवाज सुनकर समझ आ गया कि कोई तेजी से चलकर उसके पास आ रहा है। तभी एक गार्ड ने आकर उसके सामने खड़े होते हुए कहा, मैम आप इस तरह बिना तलाशी के अंदर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनते ही महक ने तुरंत अपने फेस एक्सप्रेशन के साथ बॉडी लैंग्वेज भी चेंज कर खुद को ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसकी तबीयत खराब हो और उसे तुरंत डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना है। तभी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी, जिसे वहां खड़े 4 से 5 गार्ड रोककर अपने सीनियर के आने का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी के चक्कर में गार्ड को आगे क्या कहना है भूल गया और उसने महक की मदद करने के इरादे से उसे अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा कर कहा, आप उधर जाइए, वहां एक डॉक्टर का कैबिन है, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ये कहकर गार्ड वहां से भागते हुए कार के पास आया, जिसे के शीशे काले होने से अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने शीशे पर नोक करते हुए कहा, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है, आप बाहर आइए। उसके कहते ही गाड़ी का दरवाजा खुला, जिसमें से ड्राइवर बाहर आया। गार्ड ने ड्राइवर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अंदर जो भी है उन्हें बाहर आने के लिए कहिए, हमें गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। उस गार्ड की बात अंदर बैठे हुए शख्स ने भी सुनी। इस बार गाड़ी का शीश नीचे हुआ और उसमें से एक हाथ, जो दिखने में किसी लेडी का लग रहा था, उसने बड़ी ही सभ्यता से कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये कहते हुए उसने एक कार्ड उस गार्ड की ओर बढ़ाया, जिसे देखते ही गार्ड ने उस लेडी को सॉरी मैम कहते हुए गाड़ी को अंदर जाने दिया। जब वो गाड़ी अंदर आकर रुकी तो आसपास खड़े गार्ड्स ने जल्दी से आकर उस लेडी को घेर लिया और पूरी सेफ्टी के साथ उसे लिफ्ट की तरफ लेकर चल दिए। गार्ड्स से कवर होने की वजह से बाहर खड़े उन सभी में से कोई भी उस लेडी को नहीं देख सका। तभी 5 से 6 गाड़ियां जो एक के बाद एक हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर आकर रुकी। पहले की ही तरह गार्ड्स ने आगे खड़ी हुई गाड़ी को देखते हुए रिस्पेक्ट के साथ अंदर जाने दिया। उसी के साथ पीछे खड़ी 4 गाड़ियां भी अंदर चली गई। ये देख बाहर खड़े बाकी सभी हैरान थे, क्योंकि ये गाड़ियां सिंघानिया मेंशन से आई हुई थी, जिसमें अदीप के सभी फैमिली मेंबर्स के साथ लड़कियां भी थी। सबसे आगे वाली कार से दोनों दादाजी के साथ दादी सुमित जी बाहर आए। दादाजी ने एक नज़र बाहर खड़े अदीप को घुरा, फिर उस सीनियर गार्ड को देखते हुए बोला, उन्हें अंदर आने दो। दादाजी का ऑर्डर मिलते ही कार्तिक ऐसे भागा जैसे अगर वो पीछे रह गया तो बाद में कोई उसे अंदर नहीं जाने देगा। उसी के पीछे बाकी सब भी अंदर आ गए। वही अमन और अदीप के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर दादाजी को अंबिका के बारे में किसने बताया। सभी के फेस पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वही महक, जो उस गार्ड के एंट्रेंस की तरफ मुड़ते ही बड़ी चालाकी से दूसरी डायरेक्शन में सीढ़ियों के पास चली गई, फिर किसी तरह छुपते हुए सेकेंड फ्लोर तक पहुंचकर अंबिका के पास जाने का रास्ता सोचने लगी, क्योंकि पूरे कॉरिडोर में हाई सिक्योरिटी थी, जहां पहुंच पाना मुश्किल लग रहा था। वही जब सभी लड़के हॉस्पिटल के अंदर आए तब तक दादाजी बाकी सब के साथ लिफ्ट के पास पहुंच चुके थे। दोनों दादाजी, दादी माँ सुमित जी और माहिरा के मोम डैड के साथ लिफ्ट से सेकेंड फ्लोर पर पहुंचे। लिफ्ट दोबारा नीचे आई तब तक वे भी सब के पास पहुंच चुके थे। माहिरा दादी माँ की वजह से चुप थी। बाकी लड़कियों का भी कुछ ऐसा ही हाल था, सभी लिफ्ट से ऊपर पहुंच चुके थे सिवाय अदीप के। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो दादाजी और बाकी सभी का सामना कर सके, इसलिए उसने अंदर न जाने का फैसला कर वापस हॉस्पिटल से बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर जग्गा को सिंघानिया मेंशन चलने के लिए कहा। जब अदीप की कार मेंशन के अंदर पहुंची तब मेंशन में शेरा और सारांश दरवाजे के बाहर खड़े कुछ बात कर रहे थे। अदीप अपनी गाड़ी से निकलकर हॉल में आया, जहां अभिषेक बच्चों के साथ खेल रहा था। सुसान जो हॉल में ही उनके लिए शायद कुछ बना कर लाई थी, जिसे उसने सोफे के सामने लगी टेबल पर रखते हुए बच्चों को आवाज लगाई। अदीप किसी से बिना कुछ कहे अपने रूम में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, फिर बाथरूम में आकर शॉवर ऑन कर उससे गिरते ठंडे पानी में अदीप की शर्ट पर लगा खून बहकर चैम्बर में चला गया। अंबिका के उस बहते हुए खून को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने को ही थे कि उससे पहले ही अदीप ने अपनी आंखें बंद की और उसे आज अमन की उससे कही हुई सभी बातें याद आ गई। उसने अपने दर्द को अपने अंदर समेटते हुए जोर से चिल्लाया, फिर अपने हाथ की मुट्ठी बांध कर एक पंच सामने की दीवार में मारते हुए अपने दांत भींच कर बोला, जिसने भी तुम्हारे साथ
ये सब करके जितना दर्द तुम्हें और मेरी फैमिली को दिया है, मैं उसे उससे भी ज्यादा दर्द और तकलीफ में नहीं देख लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ देर बाद अदीप ने खुद को नॉर्मल किया और बाथरूम से बाहर निकलकर उसने अपने कपड़े पहने, फिर नीचे आया। जब वो अपने रूम में गया था तब उसके कपड़ों पर खून होने से वो बच्चों के सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि लवी और आर्य को तो आप सभी जानते हैं कि वो दोनों कितना बोलते हैं, इसलिए वो चुपचाप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल गया। अदीप को अपने सामने देखकर लवी खुशी से कूदते हुए, डैड आप हमसे मिलने आए हैं? और मम्मा वो नहीं आई हमसे मिलने? लवी का सवाल सुनकर अभिषेक अदीप को देखने लगा। अदीप ने बात संभालते हुए कहा, क्या आप दोनों को बस मम्मा से ही प्यार है, मुझसे नहीं? अदीप की बात पर लवी ने अपने हाथ की एक उंगली होठों पर रखकर उसे टैप करते हुए सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद, मेरे लिए तो आप मेरे सुपर हीरो हो, लव यू डैड। फिर मासूम सा फेस बनाकर, लेकिन मम्मा भी तो जरूरी है न, वो नहीं होंगी तो मुझे उनकी बहुत याद आएगी, जैसे अभी आ रही है। प्लीज आप उन्हें जल्दी से यहाँ बुला लो। ये कहते हुए लवी इमोशन हो गई, जिससे उसकी आंखों में नमी आ गई। ये देख अदीप ने लवी को अपने सीने से लगाया ही था कि आर्य ने लवी को समझाते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? माहिरा मस्सी ने बताया था न कि मम्मा को कुछ काम है जिसके लिए वो शहर से बाहर गई है और जल्दी ही आ जाएगी। अगर तुम ऐसे रोगी तो मम्मा अपना काम ठीक से नहीं कर सकेंगी और उन्हें अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आना होगा। लवी छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए, ठीक है मैं नहीं रोगी, अब तो मम्मा आ जाएगी न। आर्य अपने हाथ में छुपा हुई चॉकलेट लवी को देते हुए, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। देखकर लवी खुश होते हुए, ये मेरे लिए है आर्य? हाँ मम्मा ने भेजी है। अदीप आर्य को देखते हुए कि आर्य किस तरह लवी को संभाल रहा था, उसने दोनों को अपने सीने से लगाकर बारी बारी से उनके फॉरहेड पर किस करते हुए ऐसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद अदीप दोनों को खुद से अलग कर सोफे से उठा और आर्य को लवी का ध्यान रखने के लिए बोला। फिर अभिषेक को देखते हुए अपने साथ बाहर आने को कहकर बाहर चल दिया। अभिषेक अदीप के पीछे बाहर आया, जहां अदीप शेरा और सारांश को कुछ समझाने में लगा हुआ था। अभिषेक ने उसके पास आते हुए, जी भाई कहाँ? अदीप ने अभिषेक के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थैंक्स बोला। अदीप के थैंक्स बोलने से अभिषेक, लेकिन भाई वो किस लिए? अदीप आर्य और लवी को संभलने के लिए। अभिषेक ने अदीप को बीच में ही रोकते हुए कहा, भाई मैं उन दोनों को आपका सुनने के लिए नहीं संभल रहा, बल्कि मेरे लिए भी आर्य और लवी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना रियांश के लिए। अभिषेक की बातें सुन अदीप ने उसकी गलत फहमी दूर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें थैंक्स तुम्हारा एहसान उतारने के लिए नहीं कहा, बल्कि मुझे लगा कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, इसलिए बोला। और रही बात आर्य और लवी का ध्यान रखने की, तो उसके लिए मैं तुम सबका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। अदीप अभिषेक से बात कर ही रहा था कि इतने में आर्य ने अदीप के पास आकर उसे कहा, डैड क्या मम्मा ठीक है? आर्य की बात सुनकर वे सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जब अदीप को एहसास हुआ कि आर्य सिर्फ अंबिका का हाल चाल पूछ रहा है, तो उसने भी खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, हाँ बेटा जैसे ही वहाँ का काम खत्म होगा मम्मा आप दोनों के पास आ जाएगी। ओके अब आप जाकर लवी के साथ खेलो। ये कहते हुए अदीप ने आर्य का सिर सहलाया, लेकिन आर्य वहाँ से जाने की वजह उल्टा अदीप से बोला, क्या आपने मुझे लवी समझा है जो आपकी बातों में आ जाए? आर्य के इस तरह बोलने से अब अदीप को थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं आर्य को अंबिका के एक्सीडेंट के बारे में पता तो नहीं चल गया। अदीप ने जल्दी से अपने फेस पर आ रहे टेंशन को छुपाते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आर्य तो जैसे अदीप की इसी बात के इंतजार में था, उसने तपाक से कहा, डैड मैं जानता हूँ कि मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट है। जब रियांश चाचू बड़ी दादी को बता रहे थे तब मैंने उन सभी की बातें सुन ली थी। आर्य की बात सुनकर सभी हैरान थे और अदीप ने अपने घुटनों पर बैठकर आर्य को अपने सीने से लगा लिया। आज उसे समझ आ गया कि आर्य वाकई बहुत समझदार था कि उसे सब पता होते हुए भी उसने कितना नॉर्मली लवी को संभाला। वही सारांश, जग्गा और शेरा आर्य को देखकर यही सोच रहे थे कि वो बिल्कुल अदीप जैसा था, सिर्फ दिखन में ही नहीं बल्कि दिमाग से भी। अदीप को वो तब से जानते थे से वो सिंघानिया मेंशन में रहने आया था और तभी से किसी भी सिचुएशन में अदीप नॉर्मली सब संभाल लेता था, और आज आर्य ने भी वही किया। तभी अदीप ने आर्य से अलग होते हुए कहा, आप कि मम्मा जल्द ही ठीक हो जाएगी, मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा, आप बस लवी का ध्यान रखना।
याद रहे वो आपकी जिम्मेदारी है। हुन अधीप की बात पर आर्य ने हूँ कहा और अधीप वहां से बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में आकर बैठा। जग्गा ने गाड़ी स्टार्ट की और मेंशन के मेन गेट से बाहर निकल गई। उनके जाते ही अभिषेक आर्य को लेकर अंदर आया और अधीप हॉस्पिटल जाने की वजह उसने जग्गा को कही और ही चलने को कहा। उसकी बात मानते हुए जग्गा ने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल वाले रूट से अलग ही दिशा में मोड़ दी। वही शमिता फ्लाइट के अंदर अपनी फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट क्लास एसी में आराम से बैठी वाइन के सीप ले रही थी। वही रोनी और देवंश को इकोनॉमी क्लास में फेंक दिया गया था। रोनी यहाँ भी अपने डैड और बहन को कोसते हुए क्या हालत बना दी उसने। मेरी कभी लड़कियां जैसे तितलियां फूलों पर मंडराती है उस तरह मेरे आगे पीछे घूमती थी और आज देखो मक्खियां भी मुझसे दूर भाग रही है। देवंश उसे घूरते हुए, अबे तुझे मक्खियां इतनी ही पसंद है तो डस्टबिन में जाकर बैठ, बहुत सारी आ जाएगी। तेरे रोने से ये सब बदल तो नहीं जाएगा।